हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम फिर जिरंड में हमने जो कुछ भी पढ़ा था पिछले क्लास में, उसी में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। कल मैंने ये पढ़ा था, हम लोगों ने ये देखा था कि पॉसेसिव के बाद हम जैसे हेज, हार, देयर, माय, आर, इनके बाद हम जिरंड का यूज करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर सजीव के बाद जिरंड यूज करना है तो उसके बाद से हम सजीव नाउन है तो उसके बाद हम अपस्ट्रॉफी से हम उनको उनको जोड़ सकते हैं। जैसे कहा जाए, यहां मैंने लिखा मैं राजेश के आने का इंतजार कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिएगा इधर, आई इंतजार कर रहा हूं। कौन सा टेंस? इंतजार कर रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आई एम वेटिंग। अब क्या इंतजार कर रहा हूं? राजेश के आने का। तो वेट के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसके पहले हम फॉर का यूज करते हैं, फॉर। तो आई एम वेटिंग फॉर। अब जरा देखिएगा, राजेश के आने, राजेश के आने, यह चीज मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आप फंसते हैं, यहाँ पे आप फंसेंगे। जब ये निर्जीव आएगा, राजेश के बजाय यहाँ पे कोई निर्जीव संज्ञा आएगी तो आप फंसेंगे। तो वहां पे कैसे करना है वही हमको बताना है। तो जैसे मैंने लिखा आई एम वेटिंग राजेश के आने का। राजेश के आने के पहले क्या है? राजेश। राजेश के आने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजेश अपॉस्ट्रोफी एस। लिखा मैंने यहाँ पर राजेश, और यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का के की। जैसे राजेश बुक, जैसे इसका मतलब क्या हुआ? राजेश बुक, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ऐसे लिखें राजेश बुक, इसका मतलब क्या हुआ? राजेश की किताब, है ना। तो राजेश के आने, तो यानी कि राजेश और फिर वर्ब में आईएनजी अपॉस्ट्रोफी। इसको देखिएगा, ये जो का के अर्थ में जो अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ये जो कामा यूज करते हैं, ये का के लिए करते हैं। तो अगर सिंगुलर है तो हम यहाँ पे यस का यूज भी करते हैं, अपॉस्ट्रोफी यस। और अगर प्लूरल है और यस से खत्म हो रहा है तो इस यस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बॉयज, बॉयज बुक, तो बॉयज बुक्स। अब देखिएगा, ये बहुवचन है, यस से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे यस का यूज केवल अपॉस्ट्रोफी के। तो इसको हम अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है का के की। तो यहाँ पे राजेश के आने, तो राजेश, देखिए ये आने यहाँ पे क्या है? एक नाउन का काम करेगा। तो राजेश के आने, तो राजेश, और यहाँ पे तब लिखेंगे जरन लिखेंगे तो हो जाएगा राजेश कमिंग। ये आपको समझ में आया है कि नहीं? राजेश के आने का, राजेश के आने का। तो यहाँ पे लिखेंगे राजेश अपॉस्ट्रोफी एस और फिर जरन। जरन मतलब वर्ब में आईएनजी। अच्छा, आने का काम राजेश ही तो कर रहा है, इसका सब्जेक्ट है, तो इसको एक्टिव फॉर्म में लिखें। और अगर ये इसका ऑब्जेक्ट ना हो, अगर इसका सब्जेक्ट ना होता, इसका ऑब्जेक्ट होता ये, अगर राजेश इसका ऑब्जेक्ट होता तो पैसिव फॉर्म में लिखते। तो अब लिखते राजेश प्लस बिंग अपॉस्ट्रोफी एस के बाद से बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट होता तो। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही, अगर एक सेंटेंस और कहा जाए कि मैं राजेश के पुरस्कृत होने की उम्मीद करता हूं, उम्मीद करता हूं। तो यहां पे देखिएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू, लुक एक शब्द कल लिखवाए थे हम, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है
उम्मीद करना, इंतजार करना। यहां पे भी आप लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग कर सकते थे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, तब यहां पे क्या लिखते, तब यहाँ पे टू का प्रयोग होता, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और तब यहाँ पे हो जाता राजेश कमिंग। यार इसको देखिएगा, लुक फॉरवर्ड टू, लुक क्या है, एक वर्ब है, और इसके साथ लुक मीन्स देखना, लेकिन फॉरवर्ड टू जुड़ गया इसके साथ, लुक फॉरवर्ड टू। तो लुक फॉरवर्ड टू एक जब हो गया तो इसका मतलब हो गया उम्मीद करना। अब मैं किसका उम्मीद कर रहा हूं, राजेश के पुरस्कृत होने की। ये तो हमने लिख दिया आई लुक फॉरवर्ड टू, मैं उम्मीद करता हूं, प्रेजेंट इनफिनिट दिख रहा है, उम्मीद कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अच्छा, राजेश के पुरस्कृत होने की, एक बात बताइएगा, राजेश पुरस्कृत कर रहा है कि हो रहा है, हो रहा है, यानी कि इसका ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव फॉर्म में होगा, तो पैसिव फॉर्म में क्या होगा, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा राजेश अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस सजीव है, अगर ये निर्जीव होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस ये नहीं रहेगा, अगर ये सजीव होगा तो अपॉस्ट्रोफी, अगर ये निर्जीव हो यहाँ पे तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं रहेगा, डायरेक्ट जेरंड का यूज कर देंगे राजेश। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको पैसिव फॉर्म लिखना है, तो बीइंग रिवार्डेड ना, बता रहे हैं रिवार्डेड। अब देखिएगा आपका क्या कहना है, आपने यस क्यों लगाया, मैंने कहा ना कि इसका मतलब क्या, अभी देखिए इसके पहले मैंने बताया राजेश, राजेश बुक, इसका मतलब जानते हैं क्या है, राजेश इसका मतलब की किताब, राजेश की किताब, समझ में आया, ये ऑफ का काम करेगा, ऑफ, ओ एफ ऑफ, द बुक ऑफ राजेश, ये ऑफ का काम करेगा। तो अगर ये बहुवचन हो और यस से खत्म हो रहा हो, जैसे लिखे बॉयज, बॉयज बुक्स, लड़कों की किताब, अब अगर ये बहुवचन है और यस से खत्म हो रहा है तो ये यस नहीं लगाते, और एक वचन है तो यस का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे अपॉस्ट्रोफी का यूज केवल हम सजीव नाउन के बाद ही करेंगे, केवल सजीव नाउन के बाद ही करेंगे। हाँ, निर्जीव संज्ञाओं के बाद बहुत रेयर, कहीं फ्रेज वगैरह में करते हैं, हर जगह नहीं करते, मतलब आप जनरली मान के चलिए कि निर्जीव संज्ञा के बाद अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे का के अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई लुक फॉरवर्ड टू राजेश बीइंग रिवार्डेड, ये समझ में आया, ये इसलिए था, जरा देखिए इन दोनों में अंतर क्या था, आने की क्रिया राजेश खुद ही कर रहा था, तो ये जो जेरंड है ये एक्टिव फॉर्म में है, वर्ब में आइए जी। अच्छा, यहाँ पे पुरस्कृत होने का काम राजेश नहीं कर रहा है, राजेश को पुरस्कृत किया जा रहा है, तो ये पैसिव फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने लिखा राजेश अपॉस्ट्रोफी एस, मतलब का के की बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दोनों समझ में आया आपको। अब जरा देखिए निर्जीव संज्ञा हो तो, मिटा दें इसको, अच्छा चलिए नीचे ही लिखते हैं अब ये वैसे देखा जाए तो वाक्य बहुत सुटेबल तो नहीं है, वृक्ष के गिरने का इंतजार कोई करता नहीं है, लेकिन अब हमको केवल समझाना है, आपको चीजों को समझाना है बस, ठीक है ना, चाहे जैसा भी वाक्य हो, अच्छा लगे बुरा लगे, ये सेंटेंस बहुत सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाना है, वो चीज मैंने लिखा। देखिए यहाँ लिखा मैं इस वृक्ष के गिरने का इंतजार कर रहा हूं, कर रहा हूं, ठीक है ना, कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस, आई एम, जा रहे हैं प्लस और में आइए, वेटिंग, वेटिंग, आप यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू भी लिख सकते थे, लुकिंग वेटिंग, और वेटिंग के बाद से हम क्या लगाते हैं, फॉर, ये ध्यान रहे, वेट के बाद से जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो फॉर लगा के लिखते हैं,
तो वेटिंग फॉर, आप क्या किस चीज का इंतजार आप कर रहे हैं? इस वृक्ष के गिरने का। इस वृक्ष मतलब दिस ट्री, दिस ट्री। अब एक बात बताइए, अभी मैंने यहां पे कहा राजेश के पुरस्कृत होने, राजेश के आने, तो मैंने यहाँ पे क्या राजेश के वास्ते अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया, लेकिन यहाँ पे कह रहा आई एम वेटिंग फॉर दिस ट्री। अब आपको यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लिखने की जरूरत नहीं है, या अपॉस्ट्रोफी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जरन लिखिए, डायरेक्ट जरन। तो आप लिखेंगे आई एम वेटिंग फॉर दिस ट्री फॉलिंग। अच्छा, गिरने का काम ये खुद ही करेगा, क्यों जी? गिरने का काम तो ये वृक्ष खुद ही करेगा, ये क्रिया खुद ही करेगा, यानी इस क्रिया का ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, क्यों जी? इस क्रिया का ये सब्जेक्ट होगा। तो ये इस क्रिया का जब ये सब्जेक्ट है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? ट्रेस फॉलिंग। ठीक है, अब जरा देखिए एक सेंटेंस और देखिए। जरा इस सेंटेंस को देखिएगा, मैं दुकान के खुलने का इंतजार कर रहा हूं। फिर वही चीज, एक ही सेंटेंस बार बार, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर। आप जरा देखिएगा, दुकान के खुलने का, सुनिएगा, किसका इंतजार आप कर रहे हैं? दुकान के खुलने, खुलना भी एक क्रिया है, जरन के फॉर्म में ही लिखेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, दुकान के खुलने। अब जैसे मैंने लिखा राजेश बिंग, राजेश के बाद से जो अपॉस्ट्रोफी एस मैंने लिखा, और फिर उसके बाद से जरन, तो मैंने कहा ना दुकान भी क्या है? निर्जीव है, तो निर्जीव संज्ञा के बाद आप अपॉस्ट्रोफी नहीं लिखेंगे, उसके बाद से आप जरन को एकदम डायरेक्टली लिख देंगे बिना अपॉस्ट्रोफी के। तो यहां लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये दुकान खुद ही खुलेगा कि दुकान को खोला जाएगा? खोला जाएगा, यानी कि दुकान खुलने की क्रिया करेगा नहीं, दुकान को खोला जाएगा, यानी कि खुलने का ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम पैसिव फॉर्म में ये जिरंड बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे आई एम वेटिंग फॉर द शॉप, शॉप। और जब पैसिव फॉर्म में क्या होता है? बिंग प्लस थर्ड फॉर्म, बिंग प्लस थर्ड फॉर्म, बिंग ओपन, ओपन। क्यों जी? ये कवर कर रहा है, पूरा दिख रहा है, यहां तक दिखेगा। चलिए ठीक, ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए जरन के बाद दिस, दैट, इट्स, दीज, दोज, इनके बाद भी हम जरन का यूज करते हैं, इसके बाद भी हम जरन का यूज करते हैं। जैसे देखिए ये लिखा मैंने, यह घटित होने की संभावना है, यह घटित होने की संभावना है। घटित होना क्या है? होना, कोई कार्य होना ही घटित होना। घटित होना मतलब होना, हैपन मतलब घटित होना। तो यह घटित होने की संभावना है। तो यहां पे देखिए लिखेंगे देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस ऑफ, देयर इज अ चांस ऑफ, किसका? यह घटित होना, यह के लिए क्या लिखेंगे? दिस। क्या लिखेंगे? दिस। अगर कहा जाए कि वह घटित होने का चांस है तो क्या लिखते? दैट। अगर कहा जाए कि ये घटित होने का चांस है बहुवचन के अर्थ में, तो दीज।
कहा जाए वे घटित होने का चांस है, तो दोज लिखते ना। तो हमने कहा ना कि दिस, यह, दैट, वह, दीज, ये, दोज, वे, उनके घटित होने का चांस है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं दोज, दिस, दैट, दिस। और इट का प्रयोग कहां करते हैं? जहां सब्जेक्ट हम इट लगाते हैं वहां पे। तो कह रहा है कि देयर इज ए चांस ऑफ दिस हैपनिंग। अब दिस के बाद से घटित होने की अंग्रेजी होती है हैपन, तो ये एक्टिव वॉइस में हैपनिंग। आप देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा, इसके भौंकने के कारण मैं जग गया। जगा कौन? मैं, लिखेंगे आई। जग गया, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट, आई वोक अप। वोक अप। अब क्यों जग गया? इसके भौंकने के कारण। के कारण के लिए आप लिखते हैं बिकॉज ऑफ। के कारण के लिए आप लिखते हैं बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ। अब किसके भौंकने? भौंकने का काम कौन करता है? आपको क्या लग रहा है? तो कुत्ता क्या है? एक वचन सजीव है ना? अच्छा, आप एक चीज सुनिएगा, जब क्रिया के साथ, सुनिएगा, जब क्रिया के साथ जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं? पासेसिव बना देते हैं। उसके आने तो क्या लिखेंगे? ही इज कमिंग। मेरे आने, माई कमिंग। तुम्हारे आने, योर कमिंग। तो कह रहा है इसके भौंकने। तो एक वचन निर्जीव, एक वचन जानवर के लिए, जानवर और पशु पक्षी अगर एक वचन है तो उसको उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखते हैं? एट। क्या लिखते हैं? एट। तो जब इसका पासेसिव बनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? एट्स। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? कहा जाए कि मेरे आने के कारण, मेरे आने के कारण, तो यहां पे लिखेंगे आप माई कमिंग। तुम्हारे आने के कारण, आप योर कमिंग, बिकॉज ऑफ योर कमिंग। हमारे आने के कारण, बिकॉज ऑफ आर कमिंग। तो उसी तरह से इसके भौंकने के कारण, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट इट। जैसे एक वचन पुल्लिंग के लिए ही, एक वचन स्त्रीलिंग के लिए सी, बहुवचन के लिए दे और आई, तो आई का माई हो जाएगा। उसी तरह इट का जब पासेसिव बनाएंगे तो हो जाएगा इट्स बार्किंग। भौंकने का काम ये खुद ही करेगा ना, तो हो जाएगा इट्स बार्किंग। समझ में आया है? तो ये तो रहा, इसका बहुत यूज है, बहुत ज्यादा इंग्लिश में इसका यूज है। आगे बढ़े, मिटा दें सबको। अब देखिए, इसके पहले हमने इन्फिनेटिव पढ़ा और जेरंड पढ़ा। इन्फिनेटिव में हमने कहा कि इन्फिनेटिव के बाद से कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, अगर अगर कोई वर्ब अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसके लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करें कि जेरंड का यूज करें? तो कुछ वर्ब के बाद हम इन्फिनेटिव लिखते हैं और कुछ वर्ब के बाद से हम जेरंड लिखते हैं। तो किन इन्फिनेटिव के साथ वर्ब लिखते हैं हम इन्फिनेटिव लिखते हैं? कुछ ऐसे वर्ब हमने लिखवाए हैं जिसके बाद से हम इन्फिनेटिव लिखते हैं। कुछ वर्ब हमने ऐसे लिखवाए, कुछ सेलेक्टेड, जिनके बाद हम केवल जेरंड लिखते हैं। अब आपको कुछ ऐसे वर्ब आपको बता रहे हैं जिसके बाद से हम इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं और जेरंड भी लिख सकते हैं और दोनों का अर्थ समान होगा। सुनेगा, कुछ वर्ब ऐसे होंगे कि उसके बाद से आप इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं और उसके बाद से आप जेरंड भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एकदम सेम होगा। या तो सेम होगा या फिर अगर अंतर भी होगा तो ज्यादा नहीं होगा। कुछ वर्ब ऐसे होंगे कि उनके बाद से दोनों का यूज होगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। दो तरह का हमको पढ़ना है। देखिए, तीन तरह की चीजें हैं। एक तो वो कि कुछ वर्ब के बाद, जैसे एंजॉय के बाद
केवल आप जेरंड ही लिखेंगे, वांट के बाद केवल इन्फिनेटिव ही लिखेंगे। लेकिन स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद आप इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं, जेरंड भी लिख सकते हैं, और दोनों का अर्थ समान होगा। कुछ वर्ब होंगे कि उनके बाद से इन्फिनेटिव जेरंड दोनों लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। और कुछ वर्ब होंगे कि उसके बाद से दोनों लिख तो सकते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ सेम होगा। समझ में आ रहा है? तो दो तरह के वर्ब को हमको देखना है कि किसके बाद से हमको किसको क्या लिखना है। जरा देखिएगा, लव, लाइक। इस लव और लाइक का मतलब क्या होगा? पसंद करना। उसी में आप लिख लीजिए डिसलाइक। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। लव लाइक पसंद करना कोई चीज, डिसलाइक नापसंद करना। उसी तरह ये हेट, हेट मतलब नफरत करना। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू करना। बिगिन मतलब भी वही, बिगिन मतलब भी शुरू करना। कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब, कंटिन्यू मतलब जारी रखना। कंटिन्यू मीन्स जारी रखना। प्रीफर, प्रीफर का भी मतलब होता है, प्रीफर मतलब पसंद करना, प्रीफर। आप देखिएगा, इनको हम कैसे बनाएं, देखिएगा। इनके बाद जैसे अगर कहा जाए मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, तो आई, पसंद करने के अर्थ में आप लव भी लिख सकते हैं, लाइक भी लिख सकते हैं। तो आई लव, आई लाइक, दोनों चलेगा। और मैं क्या पसंद करता हूं? क्रिकेट खेलना। तो अब आपको मैंने कहा ना कि आप यहां पे दोनों लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव भी, जेरंड भी। तो आई लव टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट, खेलना। आई लव टू प्ले क्रिकेट, क्या पसंद करता हूं? क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना, टू प्ले क्रिकेट। और आप फिर ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं, क्या? प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ रहा है? आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू प्लेइंग, आई लव टू प्ले क्रिकेट या आई लव प्लेइंग क्रिकेट, दोनों चलेगा। समझ में आ रहा है? और दोनों का अर्थ सेम। उसी तरह यह भी हो सकता है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट या आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। दोनों का अर्थ सेम। समझ में आया? मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया? चलिए, अब अगर कहा जाए, अब आते हैं डिसलाइक, आप समझिएगा। जैसे अगर कहा जाए कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता हूं, तो डिसलाइक हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, आई डिसलाइक प्लेइंग क्रिकेट या टू प्ले क्रिकेट। अब आते हैं हेट, नफरत करना। मैं धूम्रपान करने से घृणा करता हूं, मैं धूम्रपान करने से घृणा करता हूं। ठीक है? अब देखिए, घृणा करना, नफरत करना क्या है? हेट। तो इसके बाद से दोनों चलेगा, तो हो जाएगा आई हेट। धूम्रपान करने का क्या होता है? धूम्रपान करना मतलब क्या समझते हैं? सिगरेट पीना, और कोई नहीं, शराब पीना नहीं, वो तो ड्रिंक हो जाएगा। सिगरेट पीना, हाँ, अब जो भी उसमें आ जाता हो, जिसमें हाँ धुएं का प्रभाव। तो कह रहा है कि आई हेट टू स्मोक, आई हेट टू स्मोक। सुनिए, आई हेट टू स्मोक
या आई हेट स्मोकिंग, स्मोकिंग, ये दोनों चलेगा। टू स्मोक, स्मोकिंग, आई हेट टू स्मोक, आई हेट स्मोकिंग। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक है, ठीक। देखिएगा, वह बोलना शुरू कर दिया, वो बोलने लगा, दोनों का मतलब एक ही है। वह बोलने लगा या वो बोलना शुरू कर दिया, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। तो देखिएगा, यहां पे इस अर्थ में हम दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? एक स्टार्ट का और एक बिगिन का। बिगिन मतलब भी शुरू करना, स्टार्ट मतलब भी शुरू करना, और दोनों के साथ इन्फिनेटिव भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है। दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। तो हो जाएगा शुरू कर दिया, बोलने लगा, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। शुरू कर दिया, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, दोनों पास्ट इंडेफिनिट। तो आप लिखिए ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, या फिर ही बिगेन। अब देखिए, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म होगा ना पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही स्टार्टेड, ही बिगेन। अब यहां पे दोनों चलेगा। क्या? बोलना शुरू कर दिया तो ही स्टार्टेड स्पीकिंग या टू स्पीक, या स्पीकिंग। देखेगा, आई स्टार्टेड टू स्पीक, सुनिए, आई स्टार्टेड टू स्पीक, आई स्टार्टेड स्पीकिंग, या फिर आई बिगेन टू स्पीक, या आई बिगेन स्पीकिंग। ही स्टार्टेड टू स्पीक, ये भी सही है। देखिएगा, ही स्टार्टेड टू स्पीक और ही स्टार्टेड स्पीकिंग, दोनों चलेगा। ही बिगेन टू स्पीक, ही बिगेन स्पीकिंग, दोनों चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। कंटिन्यू और बिगिन, उनका प्रयोग जरा देख लेते हैं। मिटा दें इसको। अच्छा चलिए, ऐसे ही लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। कहा जाए कि वह पढ़ना जारी रखा। मैंने लिखा वह किताबें पढ़ना जारी रखा। ठीक है, तो कंटिन्यू मतलब होता है जारी, बोलते हैं ना कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखा मतलब जारी रखिए, चलाते रहिए। तो लिखेंगे वह किताबें पढ़ना जारी रखा, तो लिखेंगे ये कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू। अब आप बताइए है कौन सा टेंस? जारी रखा, पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म लगेगा, तो कंटिन्यू का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कंटिन्यूड। ही कंटिन्यूड। अब क्या जारी रखा? पढ़ना। तो आप यहां लिख सकते हैं टू रीड, और या लिख सकते हैं रीडिंग, दोनों चलेगा। किताबें पढ़ना, हाँ हाँ, तो आप यहां लिख दीजिए ही कंटिन्यू टू रीड बुक्स, या ही कंटिन्यूड रीडिंग बुक्स। समझ में आया? मिटा दें। अच्छा, प्रीफर, प्रीफर, प्रीफर के बाद भी दोनों चलता है। और डिसलाइक तो बताए थे ना, वो लाइक वाले में ही, जहां लाइक लिखे थे वहां डिसलाइक कर देंगे। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, पसंद न करना। मैं खेलना पसंद नहीं करता हूं, मैं क्रिकेट खेलना नापसंद करता हूं या पसंद नहीं करता हूं। आई डिसलाइक प्लेइंग क्रिकेट, या आई डिसलाइक टू प्ले क्रिकेट, दोनों चलेगा। अब जरा देखिएगा, अब आपको एक प्रीफर वाला बताते हैं।
प्रीफर का मतलब होता है एक किसी चीज से ज्यादा दूसरी चीज को पसंद करना, एक चीज से ज्यादा दूसरी चीज को पसंद करना। प्रीफर का मतलब एक चीज से ज्यादा दूसरी चीज को पसंद करना। तो जैसे देखिएगा इसके बाद दोनों चलता है। जैसे अगर कहा जाए मैं मैंने यहाँ पे लिखा मैं टहलने से अधिक खेलना पसंद करता हूँ। देखिएगा इसके पहले जो आया ना कि मैं खेलना पसंद करता हूँ, केवल पसंद करता हूँ। अब ये कह रहा है मैं टहलने से अधिक खेलना पसंद करता हूँ, यानी अधिक एक चीज से ज्यादा दूसरी चीज को पसंद कर रहा है। यहाँ पे प्रीफर का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे आई प्रीफर। और मैं क्या पसंद करता हूं, आई प्रीफर। इसको दो तरीके से बना रहे हैं, आई प्रीफर, देखेगा मैं खेलने से अधिक, मैं टहलने से अधिक खेलना पसंद करता हूं। तो किसको अधिक पसंद करते हैं, क्यों जी अधिक पसंद किसको कर रहे हैं, खेलना। तो आई प्रीफर प्लेइंग, आई प्रीफर प्लेइंग, जरन चला और यहां पे लिखेंगे आप क्या, टू। ठीक है, आई प्रीफर टू प्ले, नो आई प्रीफर प्लेइंग टू वॉकिंग, आई प्रीफर प्लेइंग टू वॉकिंग। समझ में आया। आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्रीफर टू प्ले। अब यहां पे टू नहीं लगाएंगे, जानते हैं यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे रेदर देन। इसका यूज आपको बताएं इंपरेटिव वाले में, रेदर देन। आई प्रीफर टू प्ले रेदर देन। और जब रेदर देन आ गया तो इसके बाद से बेयर इंफिनिटिव का यूज होगा। बात को समझ में आ रही है। यहाँ पे आपने इंफिनिटिव का यूज किया, फुल इंफिनिटिव, लेकिन जब रेदर देन आ गया तो उसके बाद से आप किसका यूज करते हैं, बेयर इंफिनिटिव। तो लिखेंगे आई प्रीफर टू प्ले रेदर देन क्या, वॉक, रेदर देन वॉक। तो आपने ये देखा कि कुछ ऐसे वर्ब को हमने मतलब उसको स्टडी किया जिनके बाद हम इंफिनिटिव भी लिख सकते हैं, जरन भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। अब जरा देखते हैं कुछ वर्ब होंगे कि जिसके बाद से दोनों का वर्ब दोनों का यूज करेंगे लेकिन दोनों का मीनिंग सेम नहीं होगा। जैसे देखिए अब हम देखेंगे कि कभी कभी, देखिएगा अब जरा देखिएगा, अभी हमने कहा ना कि कुछ वर्ब हैं कि उनके बाद से इन्फिनेटिव भी आएगा, जेरंड भी आएगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा, दोनों का अर्थ एक जैसा होगा। अब मैं कह रहा हूं कि इसके बाद से जैसे स्टॉप, कुछ वर्ब हैं कि इनके बाद से इन्फिनेटिव भी आएगा, जेरंड भी आएगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होगा। इसके पहले वाले में क्या था, दोनों का अर्थ, इन्फिनेटिव जब आता था तो इन्फिनेटिव भी आया, जेरंड भी आया, लेकिन इन्फिनेटिव का अर्थ अलग, जेरंड का अलग अर्थ, जेरंड और इन्फिनेटिव का अर्थ एक ही था। यहाँ पे देखिएगा स्टॉप के बाद से जेरंड भी आया और स्टॉप के बाद से इन्फिनेटिव भी आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जरा देखिएगा दोनों का अर्थ क्या है, सुनिएगा। यहाँ लिखा मैंने आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कोई काम बंद कर दिया, मैंने कोई काम रोक दिया। क्या, आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, मैंने क्या कर दिया, मैंने बात करना बंद कर दिया। किससे, उससे, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। यानी पहले मैं उससे बात करता था, अब मैं उससे बात करना बंद कर दिया। समझ में आ गया। कह रहा है आई स्टॉप, मैंने बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, टॉकिंग टू हिम, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। यानी कि एक क्रिया पहले से चल रही थी, उसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। समझ में आ रहा है। मैं पहले उससे बात कर रहा था, अब बात करना मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जरा यहां देखिएगा आई स्टॉप्ड टू टॉक, आई स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम। अब सुनिएगा इसका अर्थ क्या था, मैं उससे बात कर रहा था, अब बात करना मैंने अब क्या कर दिया, उससे बंद कर दिया। अब यहां देखिए मैं रुक गया, यहां पे क्रिया हो रही थी, उस क्रिया को बंद कर दिया, और यहां पे क्या है, मैं रुक गया।
कुछ बंद नहीं किया, मैं खुद रुक गया। किस लिए रुक गया? बात करने के लिए। मैं उससे बात करने के लिए रुक गया। यानी कि शायद मैं कहीं जा रहा था और मैं उससे बात करने के लिए रुक गया। समझ में आ रही मेरी बात? ये पहले से बात कर रहा था, बात करना इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं उससे बात करने के लिए रुक गया। मैं कहीं जा रहा था, मैं कहीं जा रहा था या कोई और काम कर रहा था, लेकिन उस काम को रोक दिया। किस लिए? ताकि मैं इससे बात कर सकूं। तो दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, आई स्टॉप्ड लाफिंग। बोलते हैं ना, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। स्टॉप मेकिंग नॉइस, शोर करना बंद करो। मतलब जो काम पहले से चला है उसको बंद कर दीजिए। तो स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, यानी कि हंस रहे हो बंद कर दो। स्टॉप मेकिंग नॉइस, शोर कर रहे हो, शोर करना बंद कर दो। यानी जो क्रिया पहले से चली है उसको बंद कर दो। तो अगर जो क्रिया पहले से चल रही है उसको बंद करना है तो आप क्या लिखेंगे? स्टॉप के बस क्या लिखेंगे? जरन। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को रोक करके दूसरा काम करना है तो आप लिखेंगे आई स्टॉप टू टॉक टू हिम। मैं रुक गया। किस लिए रुक गया? उससे बात करने के लिए। यानी मैं कोई और काम कर रहा था, उस काम को बंद करके और मैं बात करने के लिए रुक गया। नहीं समझ रहे आप? समझ रहे हैं? कोई क्रिया हो रही थी, उसको मैंने बंद कर दिया। यहां भी कोई क्रिया हो रही थी। देखिए ये जो है, ये क्रिया हो रही थी, इसको बंद कर दिया मैंने। ये क्रिया करने के लिए ये काम बंद कर दिया। ये क्रिया करने के लिए कोई और काम बंद कर दिया। यहाँ पे क्या है? जरन की जो जो क्रिया है, जरन वाली जो क्रिया है ये हो रही है, इसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूं। तो स्टॉप के बाद से अगर कोई जरंड आया, यानी कि वो जरंड वाली क्रिया हो रही है, उसको हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और स्टॉप के बाद से इन्फिनेटिव आया, इसका मतलब कि कोई दूसरी क्रिया हो रही थी, उसको रोक करके ये वाली क्रिया हम करने वाले हैं। सुनिएगा, ये वाली क्रिया हो रही है, इसको बंद कर रहे हैं, बंद कर दिया। ये वाली क्रिया हम करने वाले हैं। ये हो रही है, उसको बंद कर दिया। ये वाली क्रिया हम करने वाले हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब जरा देखिएगा, आई रिमेंबर टू इनवाइट हिम। आई रिमेंबर टू इनवाइट हिम, मैं याद रखा। क्या याद रखा? टू इनवाइट हिम। मतलब आई रिमेंबर टू इनवाइट हिम, मुझे याद था उसे आमंत्रित करना, मुझे याद था। मैंने कोई काम करना है, ये मुझे याद है। आई रिमेंबर टू इनवाइट हिम, मुझे याद था कि उसे इनवाइट करना है। समझ में आ रहा है? मुझे याद था कि उसे इनवाइट करना है। यानी कि कोई काम अभी मैं करने वाला हूं, वो मुझे याद है। वो कोई काम मुझे करना चाहिए, वो मुझे याद है। समझ में आ रहा है? और ये क्या कर रहा है? आई रिमेंबर्ड इनवाइटिंग। इसमें इसका मतलब क्या है? मैंने ये काम किया है, ये काम किया है। यानी कि इनवाइटिंग हिम, मैंने उसे इनवाइट किया था। मुझे क्या याद है? आई रिमेंबर, मुझे याद है। क्या याद है? कि मैंने उसे इनवाइट किया था। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि ये क्रिया हो चुकी है, ये क्रिया हो चुकी है, ये इसको याद है। ठीक है? और ये क्रिया होने वाली है, ये इसको याद है। तो टू इन्फिनिटी मतलब, टू इनवाइट का मतलब ये क्रिया करना है, करने वाला करना मुझे चाहिए, ये मुझे याद है। ये क्रिया पहले से हो गई थी, ये क्रिया हुई है, ये क्रिया मैंने किया है, ये मुझे याद है। ये क्रिया मैंने किया है, ये मुझे याद है। ये क्रिया मुझे करना चाहिए, ये मुझे याद है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यानी कि मुझे याद था कि मुझे इनवाइट उसको करना है, यानी कि करना बाकी है, ये करना बाकी है। इस समय जब ये क्रिया हुई तो उस समय ये करना बाकी था, और जब ये क्रिया हुई तो ये क्रिया हो चुकी थी। समझ में आया? जरा यहां देखिए, आई फॉरगॉट हिज इनवाइटिंग मी। यहां भी वही बात है, मुझे भूल गया हिज इनवाइटिंग मी। आप देखिएगा हिज कहां आता है? कर्ता। जब कोई इंफिनिटिव वाली क्रिया को जो कर्ता कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? उसको पॉसेसिव में बदल देते हैं। यानी कि इसने इनवाइट मुझे किया था, ये मुझे इनवाइट किया था, मैं भूल गया। मैं क्या भूल गया? कि इसने मुझे इनवाइट किया था। यानी कि ये कार्य हो चुका था, ये मुझे भूल गया। ये कार्य मुझे करना चाहिए, ये मुझे भूल गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये क्रिया हो चुकी है, ये मुझे भूल गया।
ये क्रिया करना चाहिए, करने होने वाला है, ये मुझे भूल गया। तो इस यहाँ पे दोनों में अर्थ अलग अलग हो गया। अब देखिए कुछ चीजें और हैं कि अब, हाँ बहुत कम चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं। अब एक जगह आपको कंफ्यूज होंगे आप, उसकी चर्चा हम कल करेंगे अगले वाले क्लास में। और उस दिन, ये तीसरा क्लास था इसमें, अगले क्लास में ये हमारा जरन जो होगा बहुत छोटा सा क्लास होगा, और उस दिन वो खत्म हो जाएगा, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जरन का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।